हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए यूट्यूब चैनल पर मैंने क्रैश कोर्स शुरू किया है, जिसमें हम उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस के स्पेशल फैक्ट क्लासेस को देखेंगे। आपके जितने भी अपकमिंग ग्रुप सी एग्ज़ाम्स हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल रहेंगी इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। उत्तराखंड में मैं 3 क्लासेस आपको दे चुका हूँ उत्तराखंड स्पेशल फैक्ट वाली। उसके लिए मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। आज से हिंदी की क्लास भी शुरू करेंगे और इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। तो सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास जो रहेगी, पहली क्लास आज की रहेगी। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आपके अपकमिंग ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए 50 एवरग्रीन ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुके हैं। ठीक है, ये 50 एवरग्रीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यूके ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे। नॉमिनल प्राइस पे इसको रखा गया और सबसे अच्छी बात, इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की रखी गई है। ठीक है, 1 साल तक आप इनको लगाइए। इसके साथ साथ इसमें 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के साथ आपको 20 टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे और साथ ही हर मंथ का 2025 जनवरी से लेकर आगामी जब तक इस टेस्ट सीरीज चलेगी, हर मंथ के उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के टेस्ट भी इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपकी एवरग्रीन टेस्ट सीरीज है और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आपका वीडियो वीपीडीओ एग्जाम, पटवारी, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, कोई भी ग्रुप सी एग्जाम जिसका पैटर्न है 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जीएस और 40 की उत्तराखंड जीके। ठीक है, तो ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लोग इसको इनरोल कर लेना। बाकी जब भी कोई स्पेसिफिक एग्जाम की डेट आएगी तो उस एग्जाम से पहले हम 10 या 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और देखेंगे अलग से। जैसे मान लीजिए अभी आपका री एग्ज़ाम होना है, री एग्ज़ाम की जब भी डेट्स आएगी अभी ग्रेजुएट लेवल की, तो उससे पहले 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बिल्कुल और अधिक, मतलब बोल सकते हैं कि टफ लेवल पे मैं बनाऊंगा आयोग के पैटर्न पर। ठीक है, इसको तो आप लगाएं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ऐसा नहीं कि इसी को लगाना है इसका वेट करना है, ऐसा नहीं। 50 के साथ आप जब तैयार होंगे तब जाके ये 10 आपके काम आएंगे, क्योंकि इसमें आपका मॉडरेट लेवल और हाई लेवल दोनों ही कवर हो जाएंगे 50 के साथ। ठीक है, और जो स्पेसिफिक आएंगे, जैसे जब भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम होगा तो 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कनिष्ठ के लिए निकालेंगे। फॉरेस्ट गार्ड आएगा तो उसके लिए 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएंगे। पुलिस कांस्टेबल आएगा तो उसके लिए 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएंगे। ठीक है, तो वो इस लेवल से और ऊपर जाएंगे। जब आप इनको नहीं लगाए होंगे और डायरेक्ट इनको लगाएंगे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने इस टेस्ट सीरीज का नाम रखा है एवरग्रीन फुल लेंथ ग्रुप सी प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, जो कि यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए जनरल सिलेबस, जिसमें है 20 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की रीजनिंग, 30 नंबर का जनरल स्टडीज़ एंड 40 नंबर का उत्तराखंड स्पेशल जीके। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, आप डायरेक्ट स्टोर पे विजिट करके भी इनरोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाइलिंगुअल है दोनों भाषाओं में और साथ ही 1 साल की पूरी वैलिडिटी आपको दी जा रही है। चलिए, सामान्य हिंदी स्पेशल फैक्ट क्लास आज शुरुआत करेंगे। आज हम देखेंगे कुमाऊनी भाषा या नेपाली भाषा के आदि कवि जिनको कहा जाता है गुमानी पंत। तो गुमानी पंत जी से इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सामान्य हिंदी जो कवि परिचय है, सामान्य हिंदी कवि परिचय में गुमानी पंत जी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। गुमानी पंत सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ पेपर ऐसे हुए हैं जहाँ पर हिंदी के पोर्शन में एग्जामिनर ने उत्तराखंड के जो स्थानीय साहित्यकार हैं उनसे प्रश्न बनाए हैं। जैसे मथुरा दत्त मठपाल जी से क्वेश्चन आपके बने हैं, है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा पिछले किसी एग्जाम में किसी अन्य राइटर से क्वेश्चन बना था। और बहुत से ऐसे ऐसी रचनाएं पूछ रहा है जो आपके कवि परिचय वाले सिलेबस के बाहर है, लेकिन उत्तराखंड जीके के संदर्भ में वो अंदर भी है। तो अगर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सामान्य हिंदी में भी नहीं पूछा गया गुमानी पंत जी से, लेकिन उत्तराखंड जीके में आपका गुमानी पंत जी से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो भले हम हिंदी वाली क्लास में इसको कवर करें या उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट में कवर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको एक स्पेशल और डी फैक्ट वाला कंटेंट मिलना चाहिए। तो चलिए, आज गुमानी पंत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप जानेंगे। बहुत ही डिटेल वाली क्लास रहेगी और कुछ नई चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चलेंगी। ठीक है, तो चलिए, पहली क्लास है। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपना एक बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका एक एक लाइक और शेयर बहुत मोटिवेट करता है नई वीडियोस बनाने को। तो गुमानी पंत जी की मैं बात करूं भाई, गुमानी पंत जी जो हैं, इनको कुमाऊनी भाषा का सबसे प्राचीनतम कवि और साहित्यकार माना जाता है। लोक रत्न गुमानी पंत इनका नाम मिलता है हर जगह, लेकिन अगर बात करें इनका जो मूल नाम है
तो गुमानी पंत जी का मूल नाम था लोकरत्न लक्ष्मी नंदन पंत। देखिए उत्तराखंड की कुछ रेयर किताबें ही हैं जहाँ पर इनका पूरा नाम आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम किताबों में इनका नाम दिया गया है लोकरत्न पंत, ठीक है। लेकिन कभी आयोग ने प्रश्न पूछ लिया कि गुमानी पंत जी का मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम था वो था आपका लोकरत्न लक्ष्मी नंदन पंत। ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नंदन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1790 काशीपुर में। तो काशीपुर वर्तमान जो उधमसिंह नगर है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनका मूल गांव, ठीक है, जो नेटिव विलेज है इनका, कहाँ से थे, तो इनका मूल गांव था उपराड़ा गांव। उपराड़ा के पंत थे। और ये उपराड़ा गांव पड़ता है पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट में। गंगोली हाट से याद आया होगा ना, जहाँ पर पाताल भुवनेश्वर गुफा है और माँ हाट कालिका मंदिर भी है। तो मूल ना जो इनका गांव था, मतलब जो इनके पिता थे या जो इनके पूर्वज थे वो उपराड़ा गांव के थे, और इनके पिता कार्यरत थे उसमें काशीपुर में, और वहीं पे इनका जन्म होता है 27 फरवरी 1790 को, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण है। बात करें इनके पिता का, तो पिता का जो इनका नाम था, पिता का नाम देवनिधि पंत, देवनिधि पंत। और जो इनकी माता थी, माता का नाम था देव मंजरी, देव मंजरी, ठीक है। तो ये इनके माता पिता का नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए साहित्यिक रचनाओं में इन्होंने हमेशा अपना नाम यूज किया गुमानी। जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ना, रचनाओं में इन्होंने केवल अपना नाम प्रयोग किया है गुमानी पंत या गुमानी, ठीक है। जैसे लाइनों में भी आपको मिल जाएगा कई जगह की कहत गुमानी, तो गुमानी जी कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से गुमानी जी हमेशा अपने नाम जो मूल नाम था उससे न लिखकर गुमानी नाम से ही रचनाएं करते थे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। देखिए इन्होंने जो साहित्यिक भाषा प्रयोग की, यानी कि अपने साहित्य में जो भी भाषा प्रयोग की उसमें इन्होंने संस्कृत प्रयोग किया, खड़ी बोली, हिंदी, कुमाऊनी, इसके अलावा गढ़वाली और नेपाली। देखिए कह सकते हैं कि भैया एकमात्र ऐसे प्राचीन कुमाऊं के कवि या साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में इतनी ज़्यादा बोलियों या भाषाओं का प्रयोग किया। संस्कृत का भी प्रयोग मिलता है, खड़ी बोली का भी मिलता है, हिंदी का मिलता है, कुमाऊनी का मिलता है, नेपाली और गढ़वाली का भी मिलता है। कहीं कहीं पर तो इनकी रचनाएं ऐसी हैं कि एक ही पद के 4 चरणों में एक से अधिक भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया है ना। तो है ना एक मतलब कह सकते कि जहाँ से हमको कुमाऊं के साहित्य की प्राप्ति होती है, लिखित साहित्य जो मिलता है वास्तविक तौर पे, उस साहित्य में गुमानी जी ने इतनी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, है ना। आगे देखिए जो ये गुमानी पंत जी थे, काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के दरबार में तथा टिहरी नरेश सुदर्शन शाह के राज्याश्रित कवि थे। अब आप सभी को पता है 1790 जब इनका जन्म हो रहा है, देखिए जब गुमानी पंत जी पैदा हुए 1790 में, तो 1790 में ही आप सभी को पता है कुमाऊं पर किसका अधिकार हो गया था, गोरखाओं का अधिकार हो गया था, है ना। तो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार हो गया था यहाँ पे। तो जो कुमाऊं के चंदों के वंशज थे, जैसे काशीपुर में भी काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव बैठे हैं, ऐसे चंदों के वंशज और जगह भी उसमें अन्य यत्र तत्र बिखरे हुए थे। लेकिन मेन उसमें जो चंद शासनकाल की धुरी थी, अल्मोड़ा जो था, वहाँ पर गोरखाओं के सुब्बा बैठने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा सुदर्शन शाह के दरबार के भी ये राज्याश्रित कवि थे। राज्याश्रित कवि मतलब ऐसे कवि जिनको राजा के द्वारा क्या दिया गया है, वरीयता दी गई है, या बोल सकते हैं कि उनका पूरा स्पॉन्सरशिप राज दरबार उठाता था, है ना। तो ये दोनों जगह पे कवि थे, ध्यान रखेंगे। यानी कि इनको सुदर्शन शाह भी बुलाते थे दरबार में, और जो गुमान सिंह थे काशीपुर नरेश, चंदों के ही वंशज थे, ठीक है। ये गुमान सिंह चंद वंशज थे, चंद वंशज। तो इन गुमान सिंह देव के दरबारी कवि थे, ध्यान रखना है। इसीलिए गुमान सिंह के नाम पे आप देख रहे हैं गुमानी, नाम जो गुमानी रखा गया, क्यों रखा गया, इसीलिए रखा गया। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, देखिए गुमानी पंत जी की वैसे तो बहुत सी रचनाएं हैं, ठीक है। इतनी याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। राम नाम पंचाशिका, राम महिमा वर्णन, गंगा शतक, जगन्नाथाष्टक, कृष्णाष्टक, राम सहस्त्र गणदंडक, चित्र पदावली, राम महिमन, रामाष्टक, कालिका अष्टक, राम विषय भक्ति विज्ञप्ति सार, तत्व विनोदनी पंच पंचासिका, नीति शतक शतोपदेश, राम विषय विज्ञप्ति सार, ज्ञान भैषज्य मंजरी, राजा अंग्रेजस्य राज वर्णनम। देखिए अंग्रेजों के राज का भी इन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि जब ये युवा अवस्था से पार गए, यानी कि 1815 का जब वर्ष आ रहा है, 1815 आते आते आपको पता ही है आंग्ल गोरखा युद्ध हुआ, और उत्तराखंड की धरती से गोरखा हमेशा
के लिए काली पार चले गए, यानी कि काली नदी के पार हो गए। तो 1815 के बाद आपको पता है ये कुमाऊं कमिश्नरी स्थापित होते हैं और आधा गढ़वाल ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, और अलकनंदा के उत्तर पश्चिमी भाग में एक नई रियासत का उदय होता है जिसको टिहरी रियासत के नाम से हम जानते हैं। तो 1815 के बाद का जो समय था आपको पता ही है, अंग्रेजों का यहाँ पे राज रहा, तो इसी पर आधारित इनकी रचना है राजा अंग्रेजस्य राजवांगनम। ठीक है, अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण है इसमें देखिए गंगा शतक महत्वपूर्ण है, इसके अलावा आपका चित्र पदावली महत्वपूर्ण है। ठीक है, और नीति शतक शतोपदेश इंपॉर्टेंट है, ज्ञान भैषज्य मंजरी महत्वपूर्ण है, राजा अंग्रेजस्य राज्यवर्णनम ये महत्वपूर्ण है। अब दो चार बार इनको आप रचनाओं को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रमुख रचना है। आयोग कई बार प्रश्न ऐसे भी बना देता है कि इनमें से कौन सी रचना गुमानी पंथ की नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे। कुछ कुछ अगर ध्यान में आएगा तो फिर भी आप तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इतना आप याद रख लेना, महत्वपूर्ण है, खासकर गंगा शतक, चित्र पदावली, उसके अलावा मैंने आपको बताया नीति शतक शतोपदेश, कृष्णाष्टक और रामाष्टक, भैषज्य मंजरी, ज्ञान भैषज्य मंजरी, और राजा अंग्रेजस्य राज्यवर्णनम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं। गुमानी पंत जी की रचनाओं में दोहा, चौपाई, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। देखिए रचनाओं में इन्होंने संस्कृत, खड़ी बोली, हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली का उपयोग तो किया ही, साथ ही अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कुंडलिया सभी प्रकार के छंदों का भी प्रयोग किया इन्होंने। देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना के आलोक में राष्ट्र कवि इनको कहा जा सकता है ना। हालांकि ऐसी कोई उपाधि इनको दी नहीं गई है, बट बहुत से हमारे राइटर ऐसे हैं जिस प्रकार की रचनाएं गुमानी पंत ने उस समय लिखी थी, उन रचनाओं के आधार पर गुमानी पंत जी को राष्ट्र कवि कहा जा सकता है। राष्ट्र कवि कहे तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए बाकी गोरखा शासकों के अत्याचारों और अंग्रेजों की दमनकारी एवं कुटिल नीति पर तीव्र व्यंग्यात्मक प्रहार गुमानी जी के द्वारा देखने को मिलता है। आप सभी को पता है उत्तराखंड में हमारा 1790 से लेकर 1815 तक का जो टाइम पीरियड था इसको गोरख्याली कहा जाता है। अब गोरख्याली जो था मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूँ उत्तराखंड जीके में भी। गोरख्याली जो था इस समय गोरखाओं ने काफ़ी अत्याचारपूर्ण शासन यहाँ की प्रजा पर किया, खासकर टैक्सेस के रूप में देखो बहुत से टैक्सेस लगा दिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर गोरखाओं ने क्या किया, कुछ ऐसे नियम कानून बना दिए। न्याय व्यवस्था में दंड व्यवस्था बहुत खतरनाक थी। ठीक है, जिसमें आप दिव्य प्रथा पढ़ते हैं, गोला दीप, कड़ाई दीप, या आपका तीर दीप, जल दीप, इस प्रकार की सजाएं थी उसमें। तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या हो गए थे, डर गए थे, भयभीत थे गोरखा शासन से। तो गोरखा शासकों के अत्याचारों पर और अंग्रेजों की दमनकारी और कुटिल नीति जो थी, दमनकारी नीति का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजों ने, आपको पता ही है अंग्रेज पहले से ही जानते थे फूट डालो और राज करो, तो इस प्रकार की दमन करना, यानी कि किसी को भी नहीं पनपने देना, वो दबा देते थे पहले ही। ठीक है, कोई भी, जैसे 1857 की जब क्रांति होती है आप देखते हैं किस प्रकार से आसानी से उन्होंने पूरी क्रांति को खत्म कर दिया। इसके अलावा कुटिल नीति थी उनकी। कुटिल नीति का मतलब कह सकते हैं कि कपटपूर्ण नीति, यानी कि भारतीयों को लूटना, भारतीयों का शोषण करना, और भारत के जो रिसोर्सेज थे उनको अपने देश तक ले जाना, यानी कि जो सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था उसको कैसे अंग्रेजों ने खाली किया। तो ऐसी चीज़ों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया था उस समय गुमानी पंत जी ने। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों की जो हमारी दमनकारी और कुटिल नीति है इस पर कुछ रचनाएं भी हैं इनकी, मतलब कुछ पंक्तियां हैं। दूर विलायत जल का रास्ता, करा जहाज सवारी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, दूर विलायत जल का रास्ता, करा जहाज सवारी है, सारे हिंदुस्तान भरे की धरती बसकर डारी है, और बड़े साहों में सब में धाक कुछ बड़ी कुछ भारी है। ठीक है, और बड़े साहों में सब में धाक बड़ी कुछ भारी है, कहत गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। तो गुमानी बोल रहे भाई फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है, तू भाई हिंदुस्तान में आया जहाज के रास्ते, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान की धरती तूने अपने बस में कर डाली है, बड़े साहों में भी सब में तेरी धाक कुछ भारी है, यानी कि जितने भी राजा वाजा थे उनको भी तूने चुप करा दिया, कहत गुमानी धन्य फिरंगी तेरी किस्मत न्यारी है। तो इस प्रकार की रचनाएं गुमानी पंत जी की थी। और वहीं गोरखाओं के अत्याचारों पर इनकी जो पंक्तियां हैं नीचे आप देख सकते हैं। दिन दिन खजाना भार बोकना ले, शिव शिव चूली में का बाल ने एक कह का। ठीक है, तो दिन दिन खजाना के भार, यानी कि जो खजाना था उसका भार, बोकना का मतलब ढोने से, यानी कि जिस प्रकार के गोरखाओं ने टैक्सेस लगाए, खजाने का भार मतलब जिस प्रकार के गोरखाओं ने अजीब गरीब टैक्स लगाए, अजीबो गरीब, तो ऐसे टैक्स शिव शिव चूली में का बाल ने एक कह का, यानी कि वो बोले शिव शिव। शिव शिव कब बोलते हैं हम, जब किसी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। गुमानी पंत जी बोल रहे हैं अरे
गोरखाओं, तुम्हारे खजाने के बाहर से हमारे जितने भी उत्तराखंड के वासी हैं, चूली मतलब चोटी, सिर, उनके सिर का एक भी बाल नहीं रहा भाई, उनके सब बाल उड़ गए हैं। आपके टैक्स भरते भरते हमारे लोगों के बाल उड़ गए सिर से। तदपि मुलुक तेरो छोड़ी ने कोई भाजा, फिर भी, मुलुक का मतलब देश, अरे गोरखाओं फिर भी तुम्हारा देश छोड़कर कोई भी भाजा मतलब कोई भी भागा नहीं, ठीक है, भागा नहीं ऐसा बोलना हुआ। फिर भी देखो कितनी ज़्यादा देशभक्ति है कुमाऊनी गढ़वालियों में कि फिर भी तुम्हारे राज में कोई भी देश छोड़ के नहीं भागा। इति वदति गुमानी धन्य गोरखाली राजा। तो यहाँ पर गोरखा जो गुमानी पंथ अंत में बोलते हैं, देखा धन्य हो तेरी गोरखाली राजा। तो इस प्रकार के उसमें तीव्र व्यंग्यात्मक प्रहार कुमानी पंत जी के द्वारा गोरखा राज और अंग्रेजों की नीति पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी यही महत्वपूर्ण फैक्ट है कुमानी पंत जी के बारे में, आपको ध्यान रखना है। कुमानी पंत जी को बोला जाता है कि उर्दू और फारसी का भी ज्ञान था। इसके अलावा ये उर्दू और फारसी के भी ज्ञाता थे, फारसी भाषा, ठीक है, उर्दू और फारसी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज सामान्य हिंदी फैक्ट 1 क्लास में गुमानी पंत जी। और इनकी मृत्यु हुई थी 1846 में, 1846 में पंचतत्व में विलीन हो गए थे गुमानी पंत जी, ध्यान रखेंगे। और बाकी देखिए, आज की जो क्लास रही गुमानी पंत जी से शुरुआत की, इसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि केवल हम कवि परिचय या इस प्रकार के साहित्यकारों को ही हिंदी की क्लासेस में देखेंगे। इसके अलावा कुछ उत्तराखंड में जो महत्वपूर्ण लोक शब्दावली है, जो कि दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रयोग होती है कुमाऊं गढ़वाल में, ऐसे भी कुछ टॉपिक करेंगे। उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो लोकल लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसी भी कुछ क्लासेस आएंगी, ठीक है। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी हमारी मेहनत पसंद आई हो तो भैया लाइक करना, शेयर करना आपके हाथ में है। और आजकल वीडियो में एक नया ऑप्शन आ रहा है, हाइप का ऑप्शन, हाइप कर दें अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।